अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं रिव्यू लेके आया हूँ मर्सिडीज़ C180 का। और ये मेरा उन्हीं ओनर्स का रिव्यू है जिनका मैंने पहले ऑडी का भी किया था, मुगीस खालिद साहब का, जो अब आपको बताएंगे अपनी मर्सिडीज़ C180 के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये है जी मर्सिडीज़ बेंज C180 2018 मॉडल है। ये मैंने 2018 में ली थी 30 अप्रैल को, और इसकी इनवाइस प्राइस थी 7550 की। साथ में जी ये इसके अंदर 4 वेरिएंट्स आते होते हैं। वैसे एक स्टैंडर्ड आता है, इसके साथ में स्टैंडर्ड होता है, सेकंड एक्सक्लूसिव आता है, फिर एवेंट गार्ड एक वेरिएंट आता है, और एक इसके अंदर जी आता होता है फुली जो अपग्रेड जो वेरिएंट आता है। उस टाइम जो था फुली जो अपग्रेड वाला वेरिएंट था वो था आई गेस 90 का था। तो उसके अंदर इंटीरियर में भी थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, आउटलुक में भी चेंजेस होती हैं। मुझे पर्सनली एक्सक्लूसिव वर्जन जो था वो ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। इसकी जो ग्रिल होती है वो एस क्लास की तरह की होती है। तो दूसरी में स्पोर्ट वाली है जिसके अंदर डुअल ऐसे होती हैं, तो वो मुझे वो नहीं इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट की थी। तो इसलिए जी मैंने इसको लेना प्रेफर किया था। और फ्यूल एवरेज क्या है इसकी? जी ये मैं मुल्तान में जो चलाता हूँ, तो रोज़ का तकरीबन कोई मेरी 14 किलोमीटर की ड्राइव है, तो उसके ऊपर तो जी मुझे ये दे रही है 11 की देती है एवरेज, जो है 10 11 इतनी दे रही है। और लॉन्ग पे मैं गया था तो जी वहाँ पे इसने मुझे दी थी 14 इससे ऊपर नहीं गई। और काफ़ी मतलब मैंने कोई तेज़ चलाई नहीं थी, 120 पे हमने रखी थी, तो इतने भी रही थी। ये अच्छी एवरेज है इसकी, इस लिहाज से इन गाड़ियों की यही एवरेज होती है, क्योंकि ये इतने पावरफुल इंजन होते हैं इनके। और ये 4x4 है या 2 व्हील ड्राइव? जी ये रेयर व्हील ड्राइव है, ठीक है। तो ये इसका जो इंजन है वो 1600 टर्बो है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो आती है वो 1598 सीसी की डिस्प्लेसमेंट है, और ये रेयर व्हील ड्राइव है, इसलिए थोड़ी सी इसकी आई गेस एवरेज जो है थोड़ी सी कम है, क्योंकि 1600 इसका इंजन है, थोड़ा सा बड़ा इंजन है। और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह क्या है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी क्या है इसकी, यहाँ पे मिल जाते हैं आसानी जी इसका जो है ऑयल चेंज मैं करवाता होता हूँ, 15,000 पे इसका ऑयल चेंज होता है। तो मैं तकरीबन एक साल बाद ही होता है, क्योंकि 15,000 एक साल में चलती है, तो एक साल बाद इसका ऑयल चेंज कराते हैं तकरीबन कोई 70,000 की इसकी कॉस्ट जाती है। तो वो काफ़ी ज़रा मुझे एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि 70,000 इतना नहीं होना चाहिए था। ऑडी A4 का इसकी निस्बत काफ़ी सस्ता होता है, इसका महंगा होता है, तो ये थोड़ा सा मुझे एक चीज़ हुआ था। बाकी जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट यही पड़ती है, क्योंकि नई गाड़ी है तो ज़्यादा इसके अंदर कोई खर्चा वगैरह तो है नहीं, कोई इसके पार्ट्स वगैरह का मसला नहीं है। पार्ट्स हाँ अलबत्ता अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी वगैरह कोई लग जाए, कुछ हो जाए, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थोड़ी सी है, क्योंकि ये नया मॉडल है। कोई इसके वो बिलालगंज में तो ऐसे कोई पार्ट्स वगैरह मिले नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी है, तो इसके पार्ट्स जी मंगवाने पड़ते हैं, और वो फिर जब जर्मनी या कहीं से भी आते हैं तो उसमें फिर टाइम लगता है। तो शाहनवाज से ही अगर मंगवाएं तो उसमें टाइम लग जाता है। और ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं आप इसमें? जी ऑयल इसके अंदर जो था, वैसे तो वो मर्सिडीज़ वाले शाहनवाज वाले खुद ही अंदर गाड़ी ले जाते हैं, हमें नहीं पता लगता, लेकिन मैंने एक दफ़ा देखा था शेल का इसके अंदर जी कोई यूज़ होता है ऑयल, वो मुझे नहीं पता। शेल का मैंने सिर्फ डब्बा देखा था, वो होता है, और आई गेस 10 लीटर या हाँ इतना ही डलता है इसके अंदर, ऑयल इतना डलता होता है। V3 इंजन है इसमें? नहीं जी ये V8 या V6 पावर कोई इंजन नहीं है, स्ट्रेट लाइन इंजन है इसके अंदर, ठीक है। इन लाइन सिलेंडर्स हैं जी इसके अंदर, बिल्कुल ऐसी है जी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बता दें आप। जी ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है। पिछले मेरे पास इससे पहले ये W205 है, ये लेटेस्ट है, तो W205 इससे पहले मेरे पास W204 थी। W204 जो थी उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम थी एज़ कम्पेयर टू दिस W205। इसकी जो ड्राइव है ओवरऑल वो भी काफ़ी अच्छी है। इसकी ड्राइव को मैं कंफर्ट में नहीं शुमार करता, क्योंकि ये एक स्पोर्टी गाड़ी ज़्यादा है। इसकी जो पिकअप है वो भी ज़्यादा है, इसका सस्पेंशन जो है वो भी हार्ड है, इसका स्टीयरिंग जो ओवरऑल वो भी एक हार्ड रोब वाला स्टीयरिंग है। तो ये स्पोर्ट में नहीं, बल्कि ये स्पोर्ट में मेरे ख्याल से इसको मैं ज़्यादा कहूँगा बजाय कि ये कंफर्ट में, क्योंकि इतना ज़्यादा इसकी जो सीट, इसकी जो बाकायदा सीट्स हैं वो भी आपको आप देख सकते हैं, ये साइड पे ग्रिप्स वगैरह हैं, तो मतलब वो ज़्यादा ग्रिप करने के लिए, तो ये एक काइंड ऑफ अ स्पोर्टी टाइप गाड़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ। की तरह होती हैं जी बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसी है। इसका आप इंटीरियर भी देखें तो इंटीरियर भी इसका सारा ऐसी है जी, स्पोर्टी टाइप है इसका इंटीरियर। ऐसा कोई आप वो लग्जरी में नहीं कह सकते ज़्यादा, मुझे पर्सनली, क्योंकि हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है, मेरी ओपिनियन में ये एक स्पोर्टी गाड़ी है, तो ऐसी है जी। बाकी इसका आपको बताता चलूँ तो इसके अंदर ऑप्शनल स्पीकर्स भी आते होते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ये इनर जो है वो स्टैंडर्ड है, तो इसके अंदर कोई बर्डमास्टर के स्पीकर नहीं है। और वैसे बर्डमास्टर के अंदर साउंड सिस्टम आता है, वो तकरीबन कोई 4 लाख का कॉस्ट करता है अब इस टाइम जो है, क्योंकि पहले तो उस टाइम सस्ता था, अब क्योंकि डॉलर का रेट चढ़ गया तो इसलिए फिर वो ज़्यादा कॉस्ट करता है। साथ में क्योंकि अब मैं पिछले दिनों देखा था इसकी प्राइस जो है इस टाइम करंटली वो 1 करोड़ 30 लाख पे चली गई है, जो कि स्टैंडर्ड वाला वर्जन है। जो मेरे पास एक्सक्लूसिव है इसकी प्राइस 1 करोड़ 40 लाख हो चुकी है, और जो फुली अपग्रेडेड वाला है
फेस लिफ्ट दे दिया कि इस टाइम पाकिस्तान में जो फुली अपग्रेडेड वाला है उसके अंदर जी इन्होंने सारा डिजिटल मीटर दे दिया है। इसकी जो स्क्रीन है वो भी बड़ी कर दी है, जो मेन मल्टीमीडिया स्क्रीन है वो भी बड़ी कर दी है। और उसकी जो तकरीबन प्राइस है वो 1,55,00,000 1,60,00,000 तक भी चली गई है, जहाँ से मुझे तकरीबन जो कल में पता लगा था। तो ये ऐसी है जी। तो इसकी जो शेप है फ्रंट जो इसका आप देखें वो बहुत एग्रेसिव सा और बड़ा ज़बरदस्त फ्रंट है। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, ऑटो पार्किंग हो गई, इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं, क्रूज़ कंट्रोल हो गया, और जनाब पार्किंग सेंसर्स हो गए। और ओवरऑल जो है इसका मतलब बैक पे इसके वो अपना ये साइड मिरर्स जो हैं इसके अंदर साइड पे ये 3D वाला एक इमेज बनाते हैं, 3D जो है पीछे एक व्यू देते हैं। उसके अलावा जनाब इसके अंदर जो है ये जो मिरर्स हैं साइड मिरर्स ये ऑटोमेटिकली डिम हो जाते हैं रात वक्त, ताकि गाड़ी के अंदर जो तेज़ HIDs जी ऑटो डिमिंग मिरर्स हैं, HIDs वगैरह जो वो जिन्होंने लगाई होती हैं आंखों में लगती हैं। जो ये बैक वाला मिरर है इसके अंदर भी ये भी ऑटो डिम मिरर है, इसके अंदर भी ये डिमिंग करता है तो ऑटोमेटिकली आपको कोई आंखों में लाइट वगैरह नहीं पड़ती। ये बड़ा अच्छा फीचर है, बड़ा कन्वीनियंट फीचर लगता है मुझे इस गाड़ी के लिहाज से। और ये स्टैंडर्ड फीचर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी ये अट्रैक्ट की थी। थोड़ा सा जो आप कह लें इसका जो एक नेगेटिव सा कह लें या एक, क्योंकि हर गाड़ी होती है, इन मर्सिडीज़ का जो ये गाड़ी थोड़ी सी मुझे ये ज़रा तंग कह लें, थोड़ी सी कंजेस्टेड। असल में कॉम्पैक्ट चीज़ है ना, सी सीरीज थोड़ी सी कॉम्पैक्ट आई थी। सी सीरीज़ है, बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि ये सी सीरीज़ है, कॉम्पैक्ट सीरीज़ है, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे ये थोड़ी सी ऐसे कंजेस्टेड फील होती है। शायद वो ऑडी का शायद नीचे से ज़्यादा वो खुली सी है तो इसलिए होता होगा। क्योंकि इसमें अगर आपने बड़ी खुली लेनी तो ई सीरीज है एग्जेक्टिव क्लास के, बिल्कुल ऐसी है। इसका थोड़ा सा जो लेग स्पेस कह लेना, लेग स्पेस जो है ना वो इसका थोड़ा सा मुझे ज़रा कम फील होता है एज़ कम्पेयर टू ऑडी। तो अब 0 to 100 आपको चेक कराएंगे जी इस गाड़ी का। कोई स्पोर्ट्स मोड नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल बिल्कुल नहीं ऑफ, ये बिल्कुल टोटली जेन्युइन सेटिंग पे। और ये अब हम 0 to 100 जी आप बताएं आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। मतलब जी इसके अंदर 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और ये स्टैंडर्ड आता होता है। इसके अंदर 3 जोन नहीं, इसके अंदर 2 जोन ही आता है, एक आपकी साइड का एक मेरा साइड का हो गया। और उसके अलावा जो है इसके अंदर एक स्टैंडर्ड सीटिंग के लिए जो एयर कंडीशनिंग का होता है वो होता है, मतलब एयर कंडीशनिंग की जो एडजस्टमेंट होती है फुट पे करना है जैसे, वो 1 वे ही हो गया। ऑडी में 2 वे आता होता है, वो मैं आपको पहले एक रिव्यू में बता दिया था। उसके अलावा इसके अंदर बीच में एक अच्छा लगता है कि इसके अंदर 3 वेंट्स आते होती हैं और इसकी फिर ज़्यादा एयर की थ्रो ज़्यादा हो जाती है और इस तरीके से जो है आपका क्या कहती हैं ओवरऑल एयर कंडीशनिंग जो है काफ़ी अच्छी जल्दी गाड़ी को कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। उसके अलावा जनाब क्योंकि ये इन्होंने दी है पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के लिहाज से, तो इसके अंदर जो इसका एयर कंडीशनिंग है जो AC है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो एक ज़्यादा इंटीग्रेटेड वाला दिया हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे मर्सिडीज़ का एक जो नॉन फॉल्ट कह लें वो था कि इनके ना AC जो थे वो काम करना छोड़ जाते थे। मेरे पास पहले 3 से 4 मर्सिडीज़ थी, उन सब चारों में यही मसला था, लेकिन क्योंकि अब मैंने ये 0 मीटर ली थी तो इसके अंदर इन्होंने इंटीग्रेटेड ऑलरेडी ये एयर कंडीशनिंग दी और ये तब से अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेहतरीन AC वर्क करता है। उसके अलावा जी आपको पैडल शिफ्टर्स का बता दिया था मैंने, साथ में क्रूज़ कंट्रोल हो गया। और इसकी पार्किंग ब्रेक जी मैं बता रहा हूँ पार्किंग कैसे है जी। इसकी ऑटोमेटिक पार्किंग हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक तो मुझे लगानी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली बस मैं D यहाँ से, इसका जो गेयर है वो एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ, तो मैं यहीं से डायरेक्ट D लगाता हूँ और रिवर्स जो आप जैसे चाहते हैं वो लग सकता है, यहीं से रिवर्स लग जाएगा, यहीं से D लग जाता है, ये इसका है। तो इसलिए मुझे हैंड ब्रेक की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बस यहीं से मैंने उसको किया और ये मतलब ईजी टू स्टार्ट ऐसे कह लें। साथ में इसके अंदर जी इन्होंने एक और जो अच्छा फीचर दिया वो है कि हिल क्लाइम असिस्टेंट कहते होते हैं पाकिस्तानी वर्जन के लिहाज से, और सिविक में भी दिया है। जी बिल्कुल ऐसी है, सिविक के अंदर उसको हिल क्लाइम असिस्टेंट ही कहती है, इसके अंदर भी उन्होंने दिया हुआ है। इसके लिए इन्होंने कोई इंटीग्रेटेड बटन नहीं दिया बल्कि इन्होंने उसको ब्रेक में ही दिया हुआ है। तो अगर आप ब्रेक को 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें या उसको डबल प्रेस करें एक दफ़ा तो वो ऑटोमेटिकली आपका हिल क्लाइम असिस्टेंट स्टार्ट हो जाता है और वो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से इसका जो हिल क्लाइम असिस्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सिविक वो काफ़ी बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर आपको बार बार कह रहा हूँ सॉरी, आपको बटन दबाना पड़ता है, उसके लिए लगता है बटन की निस्बत ब्रेक पे ही 1 फुट होना तो वो ज़्यादा ईजियर रहता है, ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर रह जाता है। और उसके अलावा जी इसके जो मीटर है इसके अंदर काफ़ी सारे और भी सिस्टम्स हैं। इसके अंदर अगर आपको एक और है कि असिस्टेंस ग्राफिक में अगर आप इसका देखें तो यहाँ पे जी आपको ना अटेंशन असिस्ट का एक फ़ीचर दिया जाता है। अटेंशन असिस्ट में होता है ऐसे है कि अगर मैं लॉन्ग ड्राइव कर रहा हूँ या मुझे कहीं पे नींद आती है या मेरी गाड़ी जो है इसका जो कंप्यूटर है वो मेरी ड्राइविंग पोजीशन को मैयर कर रहा होता है। अगर उसको लगता है कि मुझे नींद आ रही है या मैं थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्ट हो रहा हूँ तो वो और उसके अलावा जनाब आपकी गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये काम भी काफ़ी अच्छा करता है। मैंने इसको इसकी भी आगे 3 मोड है, सेंसिटिव मोड है, स्टैंडर्ड मोड है और एक है टफ़ वाला। तो इसमें होता ही है कि अगर आपने
को ऐसे हल्का से यूँ करेंगे या कुछ भी करते हैं फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन दे देता है। कुछ दफ़ा होता है कि अगर आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बार बार वैसे ही तंग कर रहा है, तो आप इसको हाई वाला जो मोड उस पर करते हैं तो आपको बार बार तंग नहीं करता। अगर आपको वाकई में एक दफ़ा मतलब होता है फील की नींद आ रही है तो ये तब आपको नोटिफिकेशन देता है। उसके अलावा ये नेविगेशन इसके अंदर है नहीं, और रेडियो हो गया, मीडिया हो गया, CD। नेविगेशन वैसे देना चाहिए था, ये बहुत अहम फीचर है जी, आजकल तो। पाकिस्तान के अंदर समय होता है ऐसे कि इनका मर्सिडीज़ वालों का है, इनका जो अपना नेविगेशन का जो कार्ड होता है, जो GPS कार्ड होता है वो होता है, लेकिन पाकिस्तान में वो नेविगेशन और जो मैप्स हैं वो है ही नहीं, तो इसलिए जनाब आपको कार्ड दिए नहीं जाता। सेकेंडली जी इसके अंदर ऐसा है कि वही बात कि पाकिस्तान के अंदर आपसे पैसे तो ज़्यादा लिए जाते हैं, लेकिन आपको गाड़ी जो है वो एज़ कम्पेयर टू द USA और जर्मन मॉडल्स उससे आपको कम वाली दी जाती है। तो इसके अलावा जी जो इसकी एक और ख़ास बात है, इसके अंदर स्पीड लिमिटर भी है। आप गाड़ी के ऊपर स्पीड लिमिटर लगा दें कि आपने जैसे आप मोटरवे पे जा रहे हैं, हमने 120 की स्पीड लिमिट लगा दी कि मेरी गाड़ी से ऊपर ना जाए। तो अगर आपकी गाड़ी 120 से ऊपर जाती है तो आपकी गाड़ी ऊपर ही, मतलब नोटिफिकेशन के अलावा आपकी गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी। आप इसको जितना मर्जी एक्सीलेटर दे दें, गाड़ी आपकी बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगी। 120 पे ही लिमिट रहती है। और हाँ, लेकिन अगर आपने 120 से ऊपर जाना है तो आप अगर इसके एक्सीलेटर को 4 to 5 टाइम्स अगर प्रेस करते हैं बार बार, तो ये उसके बाद स्पीड लिमिटर तोड़ देती है, नोटिफिकेशन शो करती है और गाड़ी आपकी ऊपर चली जा सकती है। क्रूज की तरह ही है, उसको आप क्रूज ही कहते जी क्रूज़, हाँ क्रूज़ का इसका जो फीचर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल गाड़ी हैं, जो हमारी यहाँ जापानी गाड़ियाँ जो दी जाती हैं, उसके अंदर जी ऐसे है कि 50 के ऊपर मेरे ख्याल से अब क्रूज़ लगता होता है, 50-55। इसके अंदर जी 30 से ऊपर आपका क्रूज़ लग जाता है और 260 तक आपके पास क्रूज़ की लिमिट है। इसका जो मीटर की वैसे जो लिमिट है वो है, इसकी जो हाईएस्ट स्पीड टॉप स्पीड है वो है 218 तक की। उसके बाद मीटर इसका लॉक हो जाता है 218 के बाद, क्योंकि 218 तक मैं इसको पर्सनली खुद लेके गया हूँ। 218 के बाद जो है आपको इसका मीटर या तो कहलें खुलवाना पड़ता है, और ये वो स्पीड लिमिट जो होती है वो तो जी बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद वैसे मैंने इसका देखा स्पीड लिमिटर के बाद अगर उसको आप हटवा दें तो 250 तक तो इजीली जाती है गाड़ी, क्योंकि जारी बात इसका पावरफुल इंजन है इसलिए। और बाकी मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर जो इसका इंजन है उसमें भी हाई ऑक्टेन डलता है। गाड़ी का नॉकिंग का इशू, वही बात जो सबसे लोगों का क्वेश्चन होता है गाड़ी के अंदर जी, मतलब कंडीशन की वजह जी से। बिल्कुल, क्योंकि वही बात, फ्यूल यहाँ पे बहुत गंदी क्वालिटी का दिया जाता है। हमारे 97 रोन के नाम पे ये हमें जनाब 81 रोन देते हैं, और मतलब उससे भी ज़्यादा नीचे देते हैं अक्सर। हमें तो पता ही नहीं होता, मिट्टी का तेल मेरे ख्याल से मिला के दे रहे होते हैं बीच में, अजीब भी मतलब वो पेट्रोल है। तो जी इसका जो नॉकिंग का इशू है मुझे तो आज तक बहुत बहुत कम फेस हुआ है। अगर गाड़ी ठंडी होती है मेरी और मैं इसको यकदम एक्सीलेटर देता हूँ तो इसने नॉकिंग करती है, वरना ये आज तक इसने कभी नॉकिंग नहीं की। बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन गाड़ी है जी। ये इसकी इंटीरियर लाइट्स हैं जी, इसकी इंटीरियर लाइट्स हो गई ये सारे अच्छा इसकी एक और ख़ास बात है कि इसके अंदर सारी एलईडीज हैं। इसके अंदर कहीं पे भी पूरी गाड़ी में कहीं पे भी बल्ब नहीं दिया हुआ, ये सारी एलईडी लाइट्स दी हुई है जी इन्होंने यहाँ पे। ये सारी एलईडीज हैं और ये बड़ी एक खूबसूरत लगती है, बड़ी अच्छी गाड़ी। जी बिल्कुल ऐसी है जी। और पैनोरामिक सनरूफ इसमें नहीं दिया मेरा जी, पैनोरामिक सनरूफ के लिए जी इन्होंने मेरे से डिमांड की थी तकरीबन 8,50,000, और वो मेरे ख्याल से जायज़ नहीं था इतने ज़्यादा। तो अव्वल तो इनको स्टैंडर्ड ही देना चाहिए, लेकिन चलो स्टैंडर्ड नहीं देते तो, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी मुझे समझ नहीं आती कि 8.5 लाख रुपए में आपको एक पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है। तो इस और बाकी ये कि पाकिस्तान में हमारे खैर से मिट्टी इतनी होती है और गर्मी इतनी होती है कि हम इसको नॉर्मल सनरूफ को भी खोलते ही नहीं है। और जी साथ में मेरा ख्याल जी है ये इसका कंसोल बॉक्स है जी, यहाँ पे ये इसकी यूएसबी वगैरह लग जाती है। ये यूएसबी के ऑप्शन है, एसडी कार्ड के ऑप्शन है, और मोबाइल की चार्जिंग की भी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दी हुई है जी। साथ में मर्सिडीज़ की जेन्युइन केबल्स भी आती हैं, ये एप्पल के लिए और एंड्रॉयड के लिए जी चार्जिंग केबल्स दी हुई हैं। और उसके अलावा जी यहाँ पे ये इसका एक और ये इसका दूसरा बॉक्स है, ये इसकी की हो गई जी। साथ में ये सिगरेट लाइटर हो गया इसका यहाँ पे, और ये एक इसका और सिगरेट लाइटर के लिए यहाँ पे वो जो होता है एक बॉक्स हो गया। और जी बाकी जो है ये ग्लव बॉक्स में अगर हम आ जाएँ तो ग्लव बॉक्स इसका ठीक है, नॉर्मल है, इसके अंदर कोई ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। ये नॉर्मल ग्लव बॉक्स है, इसके नॉर्मल एक कैपेसिटी है। तो इसके अंदर भी जी क्या कहते हैं ज़्यादा स्पेस नहीं है, नॉर्मल मुझे लगती है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। और जी बस ऐसी है जी। इसमें RFT टायर आता है 225, 50, 17 कॉन्टिनेंटल के टायर डले हुए हैं इसमें, आपको नज़र आ रहा होगा। ये ट्रंक कैपेसिटी आपको दिखा रहे हैं इसकी, इसमें भी ये इसकी ट्रंक है, इसमें स्टेपनी कोई नहीं आती है। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुकेश भाई, आपने हमें टाइम दिया जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने मेरी गाड़ी को सिलेक्ट किया रिव्यू के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो काइंडली चैनल मेरा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ये रिव्यू आपको गाड़ी लेने और बेचने के लिहाज से बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।